नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास का, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का सबसे लंबा भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया। इन्हीं मुद्दों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो उन्होंने उठाया जनसांख्यिकी बदलाव का। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में जानबूझकर, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया कि जानबूझकर, सोच समझकर जनसांख्यिकी बदलाव किया जा रहा है और कोई भी देश ऐसे बदलावों को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे जो बदलाव होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए खतरा है। तो भारत में भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये कहने को बहुत ही अच्छी बात दिखती है और इसका बहुत जगह पे बहुत अच्छा स्वागत हुआ है, लेकिन इसको समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये जो कहा है ये सीमावर्ती इलाकों को लेके या देश की जो डेमोग्राफी है उसमें हो रहे चेंजेस को लेके उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है, या इसके पीछे उनकी मंशा कुछ और है। जैसा कि पिछले लंबे समय से भाजपा की जो नीति रही है या आरएसएस जिस तरह से एक मुस्लिम विरोधी रुख अपनाता है और उसमें इस चेंज को दिखाया जाता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ गई है। क्या इसका मतलब ये है या इसका मतलब कुछ और है? और क्या वास्तव में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वो हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके रीजंस क्या है, उसके कारण क्या है? इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे, मंशाओं पे भी बात करेंगे और जो रियल स्थिति है, जो अनुसंधान है, जो खोज है, उस पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं शंभू भद्रा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंभू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले की प्राचीर से जो बात कही वो एक समय पे सुनने के बाद डरावनी भी दिखती है, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक समिति का गठन किया जाएगा, वो किया भी गया है शायद। लेकिन क्या ये मंशा है और क्या स्थिति है? ये बात तय है कि बीजेपी या बीजेपी के लोग जब भी कोई बात करती है, और तो खास करके प्रधानमंत्री एक चेहरे के तौर पे हैं बीजेपी की तरफ से, तो सरकार में रहते हुए भी, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए भी जब वो कोई बात करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं राजनीति छुपी होती है और कहीं न कहीं एक उसका मकसद एक राजनीतिक होता है। तो मैं जो देखता हूँ कि डेमोग्राफी की बात लाल किले से किया जाना कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस का जो हिंदुत्व एजेंडा है, जो हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, उसी के आलोक में उसी का एक सरकारी विस्तार है कि आप उसको एक नए तरीके से आप इस देश में उस मुद्दे को जगाए रखना चाहते हैं। कारण ये है कि अब अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है तो वो बीजेपी को खुद भी अब सूट नहीं कर रहा है। 11 वर्ष से आप सत्ता में हैं और बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं, तो देश की जनता उससे ऊब रही है। और जो हिंदू खास करके, जिससे हिंदू की बात करके आप सत्ता में आए, जो हिंदू ने आपको समर्थन दिया, उस समर्थन के बाद अब वो हिंदू खुद ही ठगा हुआ महसूस करते हैं कि ये सरकार सत्ता में आने के बाद जिस तरह के बदलाव की अपेक्षा की थी, भारत को जिस तरह से आगे ले जाने की बात हुई, विकास की बात, वो चीज़ें नहीं दिख रही है लोगों को। और इसलिए अब वो बात अगर बीजेपी की तरफ से आती है या कहीं न कहीं वो बात की जाएगी तो जनता में उस तरह की स्वीकार्यता नहीं होगी। तो इसीलिए एक डेमोग्राफी करने की बात लाल किले से कही गई है। हालांकि ये बात लाल किले से कहे जाने की ज़रूरत नहीं थी और भाषण में शामिल करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर भारत में डेमोग्राफिक चेंज के कई कारण हैं और ये एक समय में नहीं हुआ है जी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री
लाल किले से उस डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं कि कोई भी कंट्री से बाहर के लोग आकर के किसी पर्टिकुलर इलाके में आके बस गए और वहाँ के डेमोग्राफी को उससे बदल गई, तो ये एक कहीं न कहीं सरकार की विफलता है। बिल्कुल 11 साल से जो केंद्र सरकार है वो एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी उसको लीड कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जो सीमा की सुरक्षा का जो मामला है वो केंद्र सरकार के पास है। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये केवल एक सरकार नहीं, सभी सरकारों की, मतलब क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज एक दिन में नहीं होता है, बरसों होता है, तो पूरे ये तंत्र की हमारी विफलता है। दूसरा कि अगर प्रधानमंत्री लाल किले से डेमोग्राफी की बात कर रहे थे तो उनको आंकड़ा पेश करना चाहिए था कि 1947 से लेकर के या अपने ही इस 11 साल के कार्यकाल का कहीं से भी कहीं कोई न कोई एक न एक, कम से कम एक जिला का ही आंकड़ा पेश करते। ये बात इसलिए जरूरी है तो अपने बात के समर्थन में कोई भी आंकड़ा पेश नहीं किया कि किसी खास पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 10 साल में या 20 साल में इस स्टेट के इस सीमावर्ती इलाके में इस जिले की डेमोग्राफी इस तरह से बदल गई। ये अगर चीजें होती और वहाँ पे बात रखते तो लोगों को थोड़ा लगता कि हाँ इसमें दम है। अब मैं आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि डेमोग्राफिक चेंज भारत में आज से नहीं बरसों से हो रहे हैं। उसका कारण है कि आप रोजगार की तलाश में एक राज्य से लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं। सरकारी नौकरी में कोई काम कर रहा है तो कोई हरियाणा का आदमी जाकर के आसाम में भी काम कर सकता है। उनको केंद्र सरकार में अगर नौकरी है तो देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी नौकरी है, कई लोग वहीं जाके बस जाते हैं। बिल्कुल। तो काम के सिलसिले में जो पलायन होता है उसके कारण से अलग अलग क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलती है कि कहीं पे आसाम में असम के लोग हैं तो वहाँ क्या पता हरियाणा के लोग हैं, क्या पता बिहार के लोग हैं, क्या पता बंगाल के लोग हैं। दिल्ली जैसे आप लीजिए राष्ट्रीय राजधानी है, या मुंबई लीजिए तो वहाँ पे पूरे देश के लोग जाकर के वहाँ की डेमोग्राफी की बदल दी। आज अगर दिल्ली में कोई स्थानीय वासी ढूंढने तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। मुंबई का भी वही हाल है कि कभी मुंबईकर का होता था, आज सारे उसमें बिहार के हैं, यूपी के हैं, पूरे देश के हर हिस्से हर राज्य के लोग वहाँ वाणिज्यिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है। तो ऑब्वियसली तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है काम की वजह से, सामाजिक परिवर्तन की वजह से, व्यापार की वजह से लोग जाते हैं, व्यापार की वजह से लोग एक दूसरे जगह से जाते हैं। अब देखिए गुजरात का आदमी जाके बिहार में व्यापार कर रहा है, वहाँ जाके घर बना रहे हैं, वहाँ जाके बस रहे हैं, तो चूंकि उसका व्यापार वहाँ से है। तो मारवाड़ी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मारवाड़ी बहुत बड़ा उदाहरण जो कलकत्ता में पूरा होल्ड है मारवाड़ी। कलकत्ता से लेकर के पूरे बिहार का कोई ऐसा छोटा से छोटा कस्बाई मार्केट नहीं मिलेगा जहाँ 2 मारवाड़ी की दुकान ना हो, कपड़े की दुकान और ट्रेडिंग ना करता हो। जी। तो देश में जो ट्रेडिंग कल्चर को जो डेवलप किया वो मारवाड़ियों ने किया कि देश भर में फैले, वो राजस्थान से निकल करके देश भर में फैले, ट्रेडिंग व्यापार को आगे बढ़ाया। और हमारे देश में व्यापारिक संस्कृति के लिए इस डेमोग्राफिक चेंज को और मारवाड़ियों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे उत्तर भारतीय ऐसे लोग थे जो व्यापार करते ही नहीं थे। हाँ। तो उन सबको भी उनसे प्रेरणा मिली और वो सब व्यापार में आए। आज जो बहुत लोग अदर कम्युनिटी के लोग व्यापार कर रहे हैं उसमें मारवाड़ियों का बड़ा योगदान है। हरियाणा के बहुत सारे जिले हैं, भिवानी में जो वैश्य समाज के जो लोग हैं ज़्यादातर पलायन कर गए हैं, कहीं गुजरात में, कहीं बिहार में, कहीं कलकत्ता में, बंगाल में, व्यापार के सिलसिले में। बिल्कुल। एक सीमावर्ती राज्य है पंजाब। लाल किले से जब बात हो रही थी तो पंजाब की बात हुई कि पंजाब की डेमोग्राफी चेंज हुई। हाँ, चेंज हुई है, लेकिन क्यों हुई है? हाँ। क्योंकि पंजाब में ज्यादातर सिख बहुल राज्य है, तो सिख के ज्यादातर बच्चे या तो कनाडा में है, या अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या खेती नहीं कर रहे हैं, या खेती नहीं कर रहे हैं, या फिर यूरोप में है। तो ये जो पलायन जाके दूसरे देश में बढ़ा है, तो यहाँ पे काम धंधों के लिए दूसरे प्रदेश के लोग आए, खासकर बिहार के लोग आए, बंगाल के लोग आए। तो ये लोग आकर के यहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे वहाँ वो बस रहे हैं, वहाँ के समाज का हिस्सा हो गए हैं, घुल मिल गए हैं। तो इस वजह से पंजाब की डेमोग्राफी चेंज हुई है। बिल्कुल। ये जो अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर है, बिल्कुल, ये ज़्यादातर आपको आप देखेंगे कि
बिहार से, बंगाल से, झारखंड से, पूर्वी यूपी से और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको मिलेगा, क्योंकि आपको धान लगाने के लिए चाहिए, आपको फसल की कटाई के लिए चाहिए। अभी जितना व्यापार है, फैक्ट्रियों में लेबर है, अभी व्यापार है। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत बड़ी संख्या में बिहार बंगाल से लोग यहाँ पे आ रहे हैं लेबर के लिए। 30 लाख प्रवासी रिकॉर्डेड है, उससे अधिक होंगे, 50 लाख के आसपास लोग होंगे, काम कर रहे होंगे बाहर के लोग। 30 लाख तो वो होंगे जिनके वोटर, हाँ, जो वोटर है रिकॉर्ड में है जी, बाकी और भी होंगे, 50 लाख के आसपास होंगे। और ये सुरक्षा का मामला भी है कि लोग जहाँ पे कुछ लोग आके रहने शुरू हो गए हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस के लोग वहीं पे आना पसंद करेंगे, क्योंकि वो वहाँ सिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो इस बातचीत से ये निकल रहा है कि डेमोग्राफी जो बदलती है तो वो केवल नकारात्मक ही नहीं होती है, वो सकारात्मक भी होती है। जिससे सामाजिक बदलाव होता है, सांस्कृतिक मिलाव होता है, अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं, खान पान लेके जाते हैं, खान पान में बदलाव होता है। तो हम जो भारत में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं या समावेशी भारत की बात करते हैं, तो ये सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं। तो सांस्कृतिक विविधता जो है वो एक दूसरे के समाज में, एक दूसरे की जगह जाने से ये हम सीखते हैं कि हरियाणा के लोग क्या खा रहे हैं, बिहार के लोगों का रहना सहना कैसा है, खाना पीना कैसा है, उसी से एक नए खान पान की संस्कृति डेवलप होती है। मुझे बीच में एक चीज याद आ रही है कि ये जो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत है, इसके बीच की दूरी पिछले कुछ सालों में कम हुई है। ये जो खाई है ये कम हुई है। हम पहले जब छोटे होते थे तब अगर हम जब गए हैं वहाँ पे साउथ की तरफ, तो कोई भाषा नहीं मिली अपनी जैसी, कोई कल्चर ऐसी नहीं थी, कोई खान पान नहीं था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी आप ये देखिए कि पूरे नॉर्थ के हॉस्पिटल्स हैं, एक राज्य का, एक इलाके का स्पेशलाइजेशन भी होता है ना, जैसे मारवाड़ियों का स्पेशलाइजेशन है। इसी तरह से अगर साउथ का स्पेशलाइजेशन हम देखें तो वहाँ पे जो नर्सिज हैं, चिकित्सा में काफ़ी इवन की आयुर्वेद को विकास करने में, नेचुरल हेल्थ को विकास करने में साउथ के लोगों का बड़ा योगदान है। अभी जितने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में सबका बड़ा योगदान है। जितने हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, उनमें ज़्यादातर आपको डॉक्टर या नर्सेज या स्टाफ के लोग आपको साउथ इंडिया से मिलेंगे। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये डेमोग्राफिक एक्सचेंज से हमारा विकास भी तेजी से होता है, हम विकास में योगदान करते हैं और कल्चरल वाइज मिक्स कल्चर हम क्रिएट करते हैं, तो अपनी कंट्री को हम मजबूत ही कर रहे होते हैं। ये डेमोग्राफी हमेशा नुकसानदायक नहीं है। अब बात आती है कि जिस डेमोग्राफिक चेंज की बात प्रधानमंत्री लाल किला से कर रहे हैं, उस डेमोग्राफिक की वजह से अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में, जैसे झारखंड का एग्जाम्पल है या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल है या बिहार का एग्जाम्पल है, सीमावर्ती स्टेट में अगर मान लीजिए कि डेमोग्राफी चेंज हो गई है किसी जिले की, तो ये कहीं न कहीं 100% केंद्र सरकार की विफलता ही है। कि आप बाहर से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से या नेपाल से या भूटान से लोग आके अगर आपके टेरिटरी में बस जा रहे हैं, घुसपैठिए जिसको शब्द यूज किया गया है। आप रोहिंग्या की बात करते हैं तो म्यांमार से हो गए, तो यानी कि अगर पड़ोसी देशों के लोग आकर के अगर आपके यहाँ बस जा रहे हैं और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं और वो इतना बस रहे हैं कि आपकी किसी डेमोग्राफी को चेंज कर दे रहे हैं, तो ये भी एक सरकार को ये देखना चाहिए, रोकना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई बात होती है तो आप जरूर कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं चाहेगा। और जिम्मेदारी भी लीजिए, और भारत के चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और वर्ण के लोग हैं और धर्म के लोग हैं, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, तो सभी भारतीय कोई नहीं चाहेगा कि बाहर के लोग आकर के आए और हमारे डेमोग्राफी को चेंज कर दे। लेकिन अगर लाल किले से आपका मकसद केवल और केवल राजनीति है, जिसमें कि आप कहीं न कहीं एक हिंदू और नॉन हिंदू या हिंदू मुस्लिम को केंद्र में रख करके इस तरह की बात कर रहे हैं या कोई समिति बना रहे हैं, तो चूंकि आपका जो मकसद है, आपकी जो सोच है वो गलत है, तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। जब आप 140 करोड़ नागरिक की बात करते हैं तो उसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं।
जब बिल्कुल। आप सर्वे भवन्तु सुखिनो की बात करते हैं, जब आप समावेशी भारत की बात बिल्कुल। करते हैं, तो उसमें सभी लोग शामिल हैं। सबका साथ और सबका सबका विकास। साथ सबका विकास की अगर आप बात करते हैं तो उसमें वो मुस्लिम भी शामिल है। तो इसीलिए ये जो यूटोपिया है बिल्कुल। कि मुस्लिम के अगेंस्ट एक वैचारिक माहौल पैदा किया जाए, तो आप मान लीजिए कि जिस बात के लिए आप पाकिस्तान को दोष देना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, वहाँ से नॉन मुस्लिम को रहने के लिए मुश्किल पैदा हो गई, या गल्फ में या बहुत पश्चिम एशिया में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जिसको आप क्रिटिसाइज करते हैं उनकी अपनी नीतियों की वजह से, उनकी अपनी धार्मिकता की वजह से, या बांग्लादेश में जैसे इस्लामीकरण बढ़ा उसकी आलोचना अगर आप करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया में चाहते हैं कि भारत में एक हिंदुत्व खड़ा हो जाए उस तरह से, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप अपने को नीचे गिरा रहे हैं। आपको अगर अमेरिका की तरह समृद्ध राष्ट्र बनना है, समावेशी राष्ट्र बनना है, अपनी सोच में आपको आगे जाना है, अपने ज्ञान में, विज्ञान में, और आपको लगता है कि सनातन या वेद ज्ञान बहुत समृद्ध है, तो उस ज्ञान में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। बिल्कुल। वो कंप्लीट दर्शन अगर बात कोई वेद की बात करे, गीता की बात करे, रामायण की बात करे, तो उसमें कहीं भी जातिवाद नहीं है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो एक समृद्ध भारत की बात करता है, जम्बू द्वीप की बात करता है। और एक और बात जी। अगर संघ या बीजेपी के कॉन्सेप्ट में अखंड भारत है सपना, तो उसमें तो भैया बांग्लादेश भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, दोनों मुस्लिम राष्ट्र है। तो इसका मतलब कि अब मुसलमान को आप माइनस करके आप अखंड भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप वो जो छोटी छोटी सोच है उससे बाहर निकलिए, अपने नागरिकों को समृद्ध करिए, और डेमोग्राफिक चेंज का जो आप एक हौवा खड़ा करना चाहते हैं उस हौवे को ना खड़ा करें। उसके पीछे जो असल मकसद है, राजनीतिक मकसद है, उस मकसद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि हमारे समाज का विभाजन और बढ़ेगा। हिंदू और मुस्लिम के बीच में गैप क्रिएट करके आप सत्ता के लिए तत्काल तो लाभ ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए भारत को आप वैचारिक रूप से पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि सभी नागरिक संसाधन है। आज़ादी के बाद भारत को समृद्ध करने में जितना योगदान हिंदुओं का है, जितना योगदान बौद्धों का है, जितना योगदान जैनियों का है, जितना योगदान सिखों का है, उतना ही योगदान मुस्लिमों का भी है। मुस्लिम भी यहाँ पे यही कमाते हैं, यही खा रहे हैं, वही टैक्स देते हैं, वही इस राष्ट्र को समृद्ध कर रहे हैं। तो वैचारिक रूप से आप खाई पैदा करके, हिंदू मुस्लिम करके राष्ट्र का भला नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, और सामाजिक विभाजन बढ़ रहा है जिसको रोकने की जरूरत है। और इसको रोकने के लिए हमें आगे आना चाहिए, और सिर्फ राजनीतिक मकसद से कोई नीति ना बनाए, कोई वैचारिक ना चीज़ें करें, ये नहीं होना चाहिए। जी, तो ये जो जनसांख्यिकी परिवर्तन की बात की गई लाल किले की प्राचीर से, तो मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, और कहीं पे अगर कोई ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति है ये, और इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।